हुए अब मैं इस कार्यक्रम को आगे ले बढ़ते हुए हमारे बीच में आज विशेष आमंत्रित सदस्य हैं नंदिनी ओझा। आप पर्यावरणविद हैं और नर्मदा आंदोलन में आप सबसे ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वहाँ अपनी जो भूमिका निभाई है, और इसके साथ साथ में आपने पर्यावरण पर हुए जितने भी आंदोलन है उन आंदोलनों पर आप एज ए शोधकर्ता रिसर्च के रूप में काम भी कर रहे हैं। मैं ससम्मान आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय नंदिनी जी ओझा, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करते हुए अपना वक्तव्य रखें। नंदिनी जी ओझा। धन्यवाद। एक तो सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी, खासतौर पर आदिवासी एकता परिषद की, मुझे बुलाया, मुझे काबिल समझा इधर आके मेरी बात रखने को। एक्चुअली आप सुन पा रहे हैं ना? आपको सुन? बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, क्लियर। ओके। तो एक तो मैं उस समाज में मैं बड़ी हुई कि जो प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं उस समाज की सदस्य हूँ जो प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा कैसे शोषण होके एक विनाशकारी विकास का मॉडल के हम बेनिफिशियरीज है, मतलब हमको फायदा हुआ है, वो समाज का मैं हिस्सा रही हूँ और बड़ी हुई हूँ। और मैं सोचती थी बड़े होते हुए, पढ़ती थी, स्कूल में भी पढ़ाया जाता था कि बड़े बांध, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े रास्ते, बड़े ब्रिजेस, ये सारे एक विकास के सिंबल्स है। हालांकि जब मैंने MSW किया और एक नर्मदा घाटी में जाने का अवसर मिला, तब मेरी आंखें खुली कि जो हम विकास की बात कर रहे हैं, एक मेगा बड़ा विकास की, वो एक्चुअली बहुत विनाशकारी तो है ही पर्यावरण को, पर वो एक पूरा एक समाज जो पर्यावरण के ऊपर निर्भर है, जिनकी आजीविका पर्यावरण के और संसाधनों में जीविका है, उनको पूरा उससे बेदखल करके, उनको वहां से विस्थापित करके एक पूरा दूसरे समाज को वो रिसोर्सेज पास करने का काम ये विकास, विनाशकारी विकास कर रहा है। तो फिर मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ गई और उस समय से मैं 1990 में जुड़ी और उस समय से मुझे बहुत सारे जन आंदोलनों का भाग में समझने को, सीखने को और हिस्सा लेने को मौका मिला। और ये सारे जन आंदोलन हैं वो ये इस प्रकार के विकास को एक चैलेंज, एक चुनौती देके आगे बढ़ रहे आंदोलन का मैं हिस्सा रही। और सबसे मुख्य सवाल हम सबने उठाया वो ऐसा नहीं कि जो लोग विकास के विक्टिम्स हैं उनको पुनर्वास होना चाहिए, पर पूरा ये विकास की नीति पर ही प्रश्न चिन्ह उठा कि ये विकास फायदेमंद है, किसका फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इसका पर्यावरणीय नुकसान कितना हो रहा है, इसका लाभ हानि का हिसाब किताब किया जाए। और ऐसे अपने देश में बहुत सारे आंदोलन चले हैं और नर्मदा आंदोलन का तो मैं हिस्सा रही हूँ, पर बहुत सारे अन्य भी बहुत आंदोलन सफल रहे हैं। और आज का इस मौके पर मैं आपके साथ कुछ उसके चित्र, अलग अलग आंदोलनों के जो सफलताएं, उसको याद करके ये दिवस को मैं सोच रही हूँ मनाया जाना चाहिए। हमारे जो साथी लोगों ने जो एक हमारे सामने चुनौती रखी है कि इस प्रकार का विकास का रोक होना चाहिए, एक वैकल्पिक विकास होना चाहिए, उनके भी एक दो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग करके आपके साथ ये मेरा खुद का एक जर्नी और ये विकास को चुनौती देने वाले आंदोलनों की जर्नी आज के दिन जो पर्यावरण इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे को शेयर करना चाहूंगी। सो आई जस्ट शेयर 10 एक स्लाइड है, कुछ ऑडियो क्लिप्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जी जी बिल्कुल। श्रीपाद, आपको दिखाई दे रहा है ये? हेलो? जी हाँ, आ रहा है बिल्कुल स्पष्ट। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको और सुनाई भी दे रहा है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत 1980s का फोटो है जो नर्मदा घाटी के आदिवासियों का है, जिन्होंने संकल्प लिया
कि ये हम बड़े बांध जो बनाए जा रहे हैं नदियों पर उसका विरोध करेंगे। आप सब तो जानते ही होंगे कि ये बहुत प्रमुख लड़ाई रही है नर्मदा आंदोलन। सरदार सरोवर बांध, अन्य बांधों पर भी जो मध्य प्रदेश में और गुजरात में बनाए जा रहे हैं, और इसकी सफलता ये रही है कि एक बहुत बड़ा बांध सरदार सरोवर तो कई सालों तक डिले हुआ, पर नर्मदा नदी पर अन्य बांध भी हम रोक पाए हैं कुछ हद तक। इसके अलावा ये जो संघर्ष रहा जिसमें आदिवासियों ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है, बहुत सारे गांव जो उजड़ रहे हैं, उसके कारण एक विश्व बैंक जैसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी चुनौती दी और उनको इस परियोजना से हटना पड़ा। उतना ही नहीं, जब करीब 250 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने दबाव डाला विश्व बैंक पर कि आपको बड़े बांधों पर, इस प्रकार की बड़ी परियोजनाओं पर जो एक विनाशकारी परियोजना पर्यावरण के लिए है, जो उन समाज के लिए है जो प्रकृति पर निर्भर है, उसका पुनर्विचार करना चाहिए, तो वो डिक्लेरेशन को मणि वैली डिक्लेरेशन नाम दिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। वो जो गांव, जो पहला गांव डूब में आदिवासी गांव सरदार सरोवर के था, तो ये संघर्ष को मैं आज याद आपके साथ करना चाहूंगी। मणि वैली को याद करना चाहूंगी, नर्मदा घाटी के आदिवासियों को याद करना चाहूंगी कि जो 30 साल से नहीं पर 1961 से इनफैक्ट लड़ रहे हैं। कभी मौका मिला तो वो इतिहास भी आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे ये भी आपके साथ शेयर करना है कि ये जो विनाशकारी विकास की जो होड़ लगी अपने देश में, वो ब्रिटिश ने तो शुरू किया ही था इस प्रकार का विकास, पर उसमें आजादी के 50 साल बाद, 50 साल में करीबन हमने 5 करोड़ लोगों को इन परियोजनाओं से उजाड़ा। वो माइंस के द्वारा, बांधों के द्वारा, नेशनल पार्क्स के द्वारा, सेंचुरीज में, इस प्रकार की सारी योजना में 50 साल में, ये आंकड़ा 2013 का है जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में रखा गया है, हमने 5 करोड़ लोगों को उजाड़ा और हर 10 साल में 1 और करोड़ लोगों को हम उजाड़ रहे हैं इस प्रकार का एक विकास मॉडल के तहत। और ज्यादातर इसमें जो समाज प्रकृति पर निर्भर है उसी को उजाड़ा जाता है, वो चाहे मछुआरे हों, आदिवासी हों, किसान हों। तो और साथ में हमने 50 सालों में 2013 तक 7 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो जंगल की थी वो सारी नष्ट इस प्रकार की माइंस, बड़े बांधों और इस प्रकार की परियोजनाओं से हमने की है। पर ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का विकास बिना चुनौती का गया। बहुत सारे संघर्ष करीबन 100 साल से हम हमारे देश में लड़े जा रहे हैं। सबसे पहला संघर्ष शायद दुनिया का भी यही हो, बड़े बांध के विरोध में। 1921-22 में महाराष्ट्र में पूना के नजदीक एक मूला नदी पर टाटा कंपनी बांध बना रही थी, मुलशी डैम। वहां सत्याग्रह शुरू हुआ विस्थापित लोगों के द्वारा और चैलेंज किया कि ऐसा बांध हमें नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार की परियोजना विस्थापित कर रही है। बहुत बहुत कड़ा संघर्ष चला। उस समय से लगातार जन आंदोलन इस प्रकार के विकासों को चुनौती देते आ रहा है, संघर्ष करते आ रहा है। यहाँ आप कुछ रैलियां देख सकते हैं। एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की है, दूसरी खेडूत मजदूर चेतना संगठन की है। वो मध्य प्रदेश का एक आदिवासी संगठन है जो इस प्रकार के विकास को चुनौती, विनाशकारी विकास को चुनौती देते हुए एक वैकल्पिक विकास जिसमें सबका साथ हो, सबका सही में, मतलब उस प्रकार का विकास की मांग के साथ संघर्ष चले हैं और आज भी चल रहे हैं। उसमें से मैं प्रमुख संघर्षों को आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जहां आदिवासियों ने बहुत बड़ी समाज ने भूमिका रखी है। आप देख सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल, कामयाब संघर्ष रहा है एक बड़े बांध झारखंड में। आपको याद दिला के इसको आज मैं सैल्यूट करना चाहूंगी, कोयलकारो बांध, जिसमें लड़ते हुए 8 आदिवासी लोगों को गोली से सरकार ने मार दिया, पर फिर भी आज 30 साल के बाद भी वो बांध रुका हुआ है। इतना मजबूत संघर्ष लड़के लोग आगे बढ़े हैं। दूसरा फोटो में वो जो फोटो है वो स्मारक है कलिंगा नगर में, स्टील फैक्ट्री में। आदिवासी समाज ने बहुत विरोध किया। टाटा की स्टील कंपनी थी, आ रही थी,
और उस संघर्ष में भी करीबन 12-13 लोगों का सरकार ने गोली से उनका मृत्यु हो गया, दे वर शॉट डेड, और ये उनका स्मारक है। ये दोनों स्मारक को आज मैं याद देके आज पर्यावरण दिवस पे अपने शहीदों को याद करना चाहती हूँ। नर्मदा घाटी के भी संघर्ष में आदिवासियों ने बहुत पुलिस का रिप्रेशन झेला है। एक रहमल पुनिया वसावा करके हमारा एक आदिवासी साथी अपनी जान पुलिस गोलीबारी में खो बैठा। एक आदिवासी महिला का भी मृत्यु हुआ संघर्ष के दौरान, उनको मैं याद करना चाहती हूँ। पर ये लड़ाइयाँ बहुत आगे बढ़ी, शहीद जरूर हुए अपने लोग, पर सरकार को भी बहुत, ये पूरी एक विकास नीति को भी बहुत बड़ी चुनौती देते आगे बढ़े। कुछ संघर्षों को मैं फिर से याद करना चाहूंगी। मुंशी सत्याग्रह, जैसे मैंने बताया आपको, 1920, ये साल इसकी 100वीं वर्षगांठ है और मुझे लगता है कि पर्यावरण दिवस पर उसको याद करना बहुत महत्व का है। साथ में वर्करों का जमशेदपुर स्टील प्लांट के खिलाफ और इक्वालिटी के लिए जो संघर्ष है 1923, उसको भी याद करना चाहूंगी। कलिंगानगर स्ट्रगल, जिसका स्मारक यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं, उसको भी याद करना चाहूंगी। मैम मैम जी, स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही है, वहीं पड़ी है, फर्स्ट नर्मदा वाला ही पड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है क्या? मैंने जो बात की कोयलकारो आदिवासी अपने साथियों का, जिन्होंने संघर्ष किया, और बाजू में कलिंगानगर का पूरा स्मारक है। तो हम ये अपने आदिवासी साथी को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं एक खास कहना चाहती हूँ कि हम अपने जो समाज के लोगों ने हमें जो एक पर्यावरण का नाश किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार की विकास नीति से, इस प्रकार के माइंस और बांधों से, मैं एक बहुत सीनियर आदिवासी लीडर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की रही है, उनका खुद का गांव जलसिंधी मध्य प्रदेश में डूब में आ रहा है, पेरवी बाई, अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका इंटरव्यू का एक शॉर्ट क्लिप की एक इस प्रकार का विकास किस प्रकार से नदियों को, जंगलों को उजाड़ के क्या करता है, वो शेयर करती हूँ। वो पाउरी में बोल रही है, बाजू में मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। अपना माइक नजदीक रख लीजिएगा उस स्पीकर के। तेरो अब आ रही है? मून रूप ले दो या गोले फांदा कोई थे आप आप रोहे जाऊं बीते पेट्रोल खादी वही तो थी कौन देखे तू तो जार जमीन बंद कर देने तो जाएगा तेरा पेटो में कोतरो से कोतरो मरियो ने कोतरो पाए आज क्या मरतो आज मान है भी मरने वाले। तो आप सुन सकते हैं कि एक जो प्रकृति पर बसने वाला जो समाज है, आदिवासी समाज, उसके लिए जंगल पिता समान है और नदी माता समान है। और जो हम एक समाज समझता है कि बांध एक विकास की परियोजना है, वो एक्चुअली पूरा ये समाज ये समझता है कि वो नदी को खत्म करता है, उसको एक गले का फांदा बन के उसको चोक करता है, और जब नदी पर बड़ा बांध बनता है तो पूरी नदी ही मर जाती है और उसके साथ उसके पेट में जो सारा मच्छी है, उसके किनारे पर रहने वाले लोग हैं, वो पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो एक ये पूरी जो अवधारणा है कि बड़ा बांध, बड़ी योजनाएं, विकास है, उस पर ये सारे आवाज जो बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उसको हम याद करके आगे बढ़ते हैं। मैं एक और स्लाइड हमारे एक आदिवासी लीडर केवल सिंह वसावा की शेयर करूंगी। वो उनका गांव भी नर्मदा में बड़े बांध में डूबने गया है, पर उनका भी वो रिश्ता नदी के साथ क्या रहा है वो यहाँ शेयर करते हैं। आप एक 2 मिनट का क्लिप है, मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, ये पर्यावरण दिवस के मौके पर। तर नर्मदा तो एक देवी समान लोक मानतात, तर इतकी पवित्र मानली गेलेली नर्मदा नदी, तर तिच्या किनारी आम्ही राहिलो, एका प्रकारे आम्ही ते नर्मदाची पुत्र आहे, मुलं आहोत असं आम्हाला वाटतं। जेव्हा माझ्या घरात जेव्हा पाणी आलं होतं नर्मदाचं सरदार सरोवरचं,
पाणी, तेव्हा मी अक्षरशः पूजा केली होती की इतके खोल नदी, त्या नदीपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान आम्हाला पाऊण तास लागत होता पूर्ण उतरून, तर ती नदी आज माझ्या घरात आली असं म्हणून मी तिथे पूजा केली. म्हणजे एका प्रकारचं आईची भावना नदीला लागून तिचं वर्णन करू शकत नाही. म्हणजे तिथं राहण्यासाठी, तिथं जगण्यासाठीच आम्ही ही 20 वर्षाची 22 वर्षाची लढाई केली, पण अखेर नदी वाचवण्यासाठी हे सगळं करावं लागलं. नर्मदाचं वर्णन कोण करू शकतो? काय गोष्ट करणार? अखेर नर्मदाची काही चूक थोडीच होती. एक चूक केली ते एक मानवी ताकदीने तिला मजबुरी केल्या, तिला रोखलं गेलेलं आहे म्हणून ती आली. तिथे आपण काय चूक करणार? तो ये जो सारे संघर्ष है उसमें बहुत क्लियर केवल सिंह की बात से होता है कि ये कोई पुनर्वास मांगने के लिए, कोई भीख मांगने के लिए कि हमें 2 एकड़ जमीन दो, ये नहीं था. एक पूरी नदी को बचाने का संघर्ष था. एक विकास की, एक ये जो विनाशकारी विकास को चुनौती देने वाले ये सारे संघर्ष है. ये कोई केवल पुनर्वास या एक 2-4 पेड़ लगा दो, जो पेड़ जंगल डूबने जा रहा है उसके बदले कहीं और लगा दो, इसके लिए संघर्ष नहीं रहे हैं. और आज मुझे लगता है कि 2021 की साल में बहुत सारा अवेयरनेस, ये जो हमारी लड़ाइयां हुई हैं पिछले 100 साल से, खास तौर पर आजादी के बाद, उससे पूरे दुनिया में अलग अलग रूप से लोग संघर्ष कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव ये विनाशकारी विकास का मॉडल को लेकर है. आज पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी पूरी खड़ी हुई है जो एक कार्बन फुटप्रिंट्स के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर संघर्ष कर रही है. जो लेफ्ट में एक फोटोग्राफ है वो फ्राइडेज फॉर क्लाइमेट का फोटोग्राफ है. किसान भी जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका पूरा ये जो विकास का मॉडल, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल यूज, एक पूरा प्राइवेटाइजेशन, मंडियों को खत्म करना, पब्लिक सेक्टर को खत्म करना, वो सारा जो मॉडल है उससे भी जुड़ा हुआ है. महिलाएं भी लड़ रही हैं. और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से ये जो कोविड की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठा है कि जो ये सारे संघर्ष हमें बोलते आ रहे हैं पिछले 50 साल 60 साल से कि ये विकास नहीं है, ये विनाश है, तो एक फिर से पुनर्विचार करने का अभी मौका मुझे लगता है हम सबके सामने, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम फिर से ये सारे सवाल बहुत एकजुट होके आगे लाएं. और मुझे लगता है कि वो संभव भी है. आज इतने सारे संघर्ष अपने देश में विपरीत परिस्थितियों में भी चल रहे हैं. जैसे अभी ये सरकार, बीजेपी सरकार, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरा ड्राफ्ट नया ला रही थी, बदलना चाह रही थी, तो उस पर पूरे देश के युवा और लोग खड़े होके 20 लाख ईमेल कुछ ही समय में पर्यावरण मंत्रालय को पहुंचे, और उनको वो ड्राफ्ट अभी ड्राफ्ट ही रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारे संघर्ष सीएए के खिलाफ पूरे देश में उठे हैं. फार्मर्स, किसान उठे हैं. स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों में जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है, जो नहीं बोलने देने, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं. आज पिंजरा तोड़ की महिलाएं आज जेल में बंद है, वो भी महिलाएं इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही हैं. तो मुझे लगता है कि हमारे सामने आज परिस्थिति बहुत अच्छी है. पिछले कुछ समय से संघर्ष अपने अपने इलाकों में अपने अपने मुद्दे पे चल रहे थे, पर आज मौका है कि हम किसानों को, आदिवासियों के जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, विमेन है, विद्यार्थी हैं, दलित्स हैं,
जो पर्यावरण को लेकर मूवमेंट्स है और जो विस्थापन को लेकर मूवमेंट्स है, इसको हम जोड़ पाए। आज की परिस्थिति मुझे लगता है कि बहुत संभावनाएं हमारे सामने बढ़ गई। हम अकेले नहीं हैं, आज हर कोई लड़ रहा है और सारा विकास नीति पर आज एक प्रश्न चिन्ह निश्चित खड़ा हुआ है ये कोविड की महामारी को लेकर। तो हमारे सामने जो चुनौती है कि ये सारे जो बिखरे हुए संघर्ष हैं उसको हम सब एक साथ कैसे लाएं, हम कैसे जुड़ें, हम कैसे एक बने, और जो डिविजिव फोर्सेस है जो हमको इस प्रकार का विकास आगे बढ़ा पा रही है, आदिवासी को दलित से अलग करके, हिंदुओं को मुस्लिम से अलग करके, वो ऊपर उठ के हम ये सारे संघर्षों को जो कहीं ना कहीं ये विनाशकारी विकास को चुनौती देता है, हम आगे कैसे बढ़ाएं। वो अगर ये सेशन आदिवासी एकता परिषद कभी लेगा, और ये संभव है, हम अपनी अपनी लड़ाइयों में भी सफल हुए हैं, पर अगर हमारी ताकतें एक होती हैं तो बहुत आगे संभावनाएं मुझे दिखती है। और बस आज इतना आपका टाइम लिया,